तो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के रूट आपको निकालने होते हैं। तो अभी तक आपने देखा बाइसेक्शन मेथड देखा, ठीक है। दूसरा कौन सा देखा? दूसरा आपने देखा इटरेटिव स्कीम, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम का फेवरेट है न्यूटन रैप्सन, ठीक है। सबसे ज्यादा फेवरेट इसके क्वेश्चन है रेट ऑफ कन्वर्जन, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पे सबसे ज्यादा अच्छे। मैं 3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपको करवाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि गेट में किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बार लोगों को लगता है कि इसका रेट ऑफ कन्वर्जन हमेशा 2 होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कहे तो बिल्कुल मत मानिए। देखिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं स्लोप मेथड। क्या कहते हैं? स्लोप मेथड। इसमें होता क्या है, जैसे ये है हमारा कर्व, ठीक है, ये हमारा कर्व है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये सपोज आपका एक्स नॉट है। क्या है? एक्स नॉट, इनिशियल गेस। इस एक्स नॉट से एक स्लोप डालते हैं। ये स्लोप एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है वो आपका क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका अगला रूट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यानी नेक्स्ट पॉसिबल रूट x1, ठीक है। अब x1 कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? ये पॉइंट है। इस पॉइंट से फिर से आपने स्लोप डाली, ठीक है, यहाँ आ गए। बेटा एग्जैक्ट रूट कहाँ है? ये रहा आपका एग्जैक्ट रूट, जहां पे रियली एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये है एग्जैक्ट रूट। तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्लोप डालने से, मतलब जहां स्लोप इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए स्लोप मेथड कहते हैं, ठीक है। वो हमारा अगला रूट अप्रोक्सीमेशन रूट हो जाता है और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है न्यूटन रैप्सन मेथड में और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या नाम है उसका? सीकेंट मेथड, ठीक है। ये इसको सीकेंट मेथड, ये भी हम पढ़ेंगे। इस मेथड को बेटा कॉर्ड मेथड भी कहते हैं, ठीक है, कॉर्ड मेथड। अब इसको कॉर्ड मेथड क्यों बोलते हैं? देखो, ये जस्ट इससे रिवर्स है। स्लोप मेथड में टेंजेंट डाली जाती है, कॉर्ड मेथड में कॉर्ड से अप्रोक्सीमेट किया जाता है। मतलब ये पॉइंट यहाँ से बीच से कॉर्ड डाला, कॉर्ड जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो बेटर, वो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। समझ पा रहे हैं? तो कई बार पूछ देता है कि सीकेंड मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या डिफरेंस है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसका एडवांटेज क्या है। देखिए, मोस्टली इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो या तो 2 होता है या तो 1 होता है, ठीक है। आइदर 2 और 1, किसका? न्यूटन रैप्सन का आइदर 2 और 1। कब 2 होता है कब 1 होता है मैं आपको बताऊं। बहुत बार लोगों को ये जान के हैरानी होती है कि इसका 1 भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे। सीकेंट मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स है 1.68। ये गेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है, आई थिंक गेट 2015 में डायरेक्ट पूछा गया था, 15 या फिर 16 में, कि सीकेंट मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसके आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब इसके मेथड रेट ऑफ कन्वर्जेंस को 2 से कंपेयर करो तो आपको साफ लगता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड बेटर है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है जिसमें सीकेंट मेथड बेटर है। कैसे? तो देखिए, आप कौन से फंक्शंस पे, ये फंक्शन ही तो है बेटा, कौन से फंक्शंस पे स्लोप डाल सकते हैं आप मुझे बताइए। कौन से फंक्शन है जिनके ऊपर आप स्लोप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ। ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, यस और नो। जो डिफरेंशिएबल हैं उन्हीं पे तो आप स्लोप डाल सकते हैं, टेंजेंट डाल सकते हैं। नहीं तो टेंजेंट का मीनिंग ही क्या हुआ? टेंजेंट डिफाइन कैसे होगी जब तक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए दुनिया में केवल वही फंक्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो डिफरेंशिएबल है। My next question is, what about non-differentiable functions? What about non-differentiable functions? बताओ भाई, इनका क्या होगा? कौन इनकी मदद करेगा? तो सेकंड इनकी मदद के लिए आता है, वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी जो ये जो आपको दिख रही है ना, स्लोप, टेंजेंट, इसको वो किससे रिप्लेस कर देता है? कॉर्ड से रिप्लेस कर। और आप जानते हैं कॉर्ड डालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो। तो इस मेथड में, इस स्कीम में, यानी कि न्यूटन रैप्सन में, जो काम डेरिवेटिव करता है वही काम सीकेंट मेथड में कॉर्ड करती है, ठीक है। तो बस जैसे आप इस मेथड को अगर देखें तो ये मेथड है, अगर न्यूटन रैप्सन मेथड को अगर आप लिखें स्कीम को, एक्स के प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स के माइनस
एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ प्राइम एक्स के। ठीक है, ये है इसका एक्सप्रेशन। याद रखिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो इसी डेरिवेटिव को, ये जो डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ना, इसी डेरिवेटिव को हम लोग फाइनाइट डिफरेंस मेथड से किससे करते हैं? फाइनाइट डिफरेंस मेथड से किससे रिप्लेस करते हैं? हम लोग रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 अपॉन एक्स के माइनस वन। याद आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता था स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो हमारे सेकंड मेथड से, उनके लिए भी हम लोग रूट निकाल पाते हैं। तो ठीक है, तो कई बार न्यूटन रैप्सन मेथड भी एडवांटेजियस है क्योंकि इसका रेट ऑफ कन्वर्जन मोस्टली 2 रहता है, लेकिन इसका रेट ऑफ कन्वर्जन भले ही कंपैरेटिवली कम है, बट कभी कभी सेकंड मेथड की भी इंपॉर्टेंस है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो सबसे पहली चीज कि न्यूटन रैप्सन मेथड की जो स्कीम है, यानी एनआरएफ जो स्कीम है वो क्या है? तो वो जैसा मैंने लिख दिया था, एक्स के प्लस 1। देखो 3 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, याद सर न्यूटन रैप्सन मेथड एक बार बताइए ना सर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ मैं न्यूटन रैप्सन ही बता रहा हूँ, अभी खत्म थोड़ी किया है। सेकंड, दूसरा क्या है? दूसरा पूछा जाता है आपसे स्कीम के बारे में, वो बहुत कम। ठीक है, और थर्ड आपसे पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस। इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से कंफ्यूज मत करना है ना, ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये 3 ऐसी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें से अब इस पे ज्यादा सवाल आने लगे, इस पे क्वेश्चन आने लगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है किसी भी स्कीम। ठीक है, तो स्कीम क्या है? x इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स के माइनस एफ एट एक्स के अपॉन एफ प्राइम एट एक्स। ये है आपकी स्कीम, वही जो मैंने पिछले स्लाइड में लिखी। ये है आपकी स्कीम k इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 दिया है, तो वो इटरेटिव स्कीम की तरह आपको x इक्वल्स टू 5x में कन्वर्ट नहीं करना। डायरेक्टली आप इस फंक्शन को सीधा इस इटरेटिव स्कीम में पुट करिए और आपका काम हो जाएगा। सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पीछे देख लीजिए एक बार फिर से, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लोप मेथड। कई बार पूछा जाता है स्लोप मेथड किसको कहा जाता है? न्यूटन रैप्सन, सीकेंट, रेगुलर, फाल्सी, किसको? ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन को ही स्लोप मेथड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्लोप डाल के, स्लोप जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, वो उसका अगला अप्रोक्सीमेशन बनता है, फिर उस पॉइंट से वापस स्लोप डाली जाती है, फिर उसका ऐसे करके, तो हम स्लोप के थ्रू जो है we will be inching towards the exact root। ठीक है, ये है आपका exact root। और हमारा सीकेंट मेथड क्या है? वो मैंने आपको बताया कि ये स्लोप की जगह पे कॉर्ड का इस्तेमाल करता है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हमारे काम में आ जाते हैं। अब सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन है, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन, कि सर इज न्यूटन रैप्सन मेथड, ये जो एनआरएफ मेथड है, क्या ये applicable to all the functions in the world? Applicable to all the functions, मतलब क्या हमें किसी भी गिवन फंक्शन के रूट निकालने हो तो हम न्यूटन रैप्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर इज बिग नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला कंस्ट्रेंट तो यही है बेटा। पहला कंस्ट्रेंट क्या है? फर्स्ट कंस्ट्रेंट है f मस्ट बी डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो न्यूटन रैप्सन नहीं लगा सकते। डिफरेंशिएबल, ठीक है, f मस्ट बी डिफरेंशिएबल। और सेकंड है क्या कि we need to check ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, आंसर जो है वो नो है। नो क्यों है उसको समझ लीजिए। we need to check कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। तो हर स्कीम का एक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता है जिसको हमको चेक करना चाहिए कि क्या हमारा, जैसे उसमें हम लोग क्या चेक करते थे, फाइव प्राइम एक्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट हैज टू बी लेस देन 1। तो क्या सर यहाँ पे भी कोई ऐसा है जो हमें चेक करना पड़ता है एफ के लिए? तो बिल्कुल याद रखिए, देखो
एक्स के प्लस वन इक्वल्स टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ प्राइम एट एक्स के। इसको अगर आप देखो तो ये भी बेटा एक इटरेटिव स्कीम है। क्या है? ये भी इटरेटिव स्कीम है। तो सर अगर ये इटरेटिव स्कीम है तो इसका फाई कौन है? बेटा ये रहा इसका फाई। एक्स के राइट में जो कुछ होता है वो फाई बनता है, तो ये हो गया इसका फाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसका फाई ऑफ एक्स देखना चाहें तो क्या आएगा? इसका फाई ऑफ एक्स आएगा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स अपॉन, सॉरी फाई नहीं, एफ, एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ प्राइम एक्स। ठीक है, तो सर अब तो लॉटरी लग गई। अब हम ये जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है ये निकाल लेंगे। मैंने बोला कैसे? अरे सर फाई प्राइम एक्स निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए, बस काम हो गया। तो बस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और लेस देन 1 करेंगे, हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो अभी पेन पेपर उठाओ और जरा ट्राई करो इसको, क्या क्या आ रहा है बताओ मुझे। तो देखिए अगर आप पिछली स्लाइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस चीज को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? एफ एक्स इंटू एफ डबल प्राइम एक्स लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर। याद रख सकते हैं जीरोथ ऑर्डर इंटू सेकेंड ऑर्डर मस्ट बी लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ये कंडीशन है चेक करने की। इसका मतलब अब आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या हर फंक्शन न्यूटन राफसन में फिट हो जाता है? नहीं, पहले इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, दूसरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अदरवाइज वही जो मैंने कहानी पिछली बार बताई थी, एग्जैक्ट रूट यहाँ होगा, स्कीम आपको यहाँ 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 ऐसे पीछे ले जाएगी उल्टी दिशा में। ठीक है, तो कन्वर्जेंस की कंडीशन जो है वो चेक कर लीजिए। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, और इसमें से सारे ये समझ लीजिए इसी में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको स्टार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एनआरएफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। देखिए जनरली एफ एक्स इक्वल टू 0, पहले तो ये बताइए सिंपल रूट के बारे में आपको पता है, रूट, सिंपल रूट एंड रूट विद मल्टीप्लिसिटी। तो देखो सिंपल रूट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लो। ठीक है, सिंपल रूट, सिंपल रूट का मतलब क्या है? सपोज आपने देखा, आपने एफ एक्स इक्वल टू निकाला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्लियरली बता सकते हैं इसके दो रूट होंगे, कौन होगा? 0 और 1। इन दोनों का ऑर्डर क्या है? इन दोनों का ऑर्डर है 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर के 0 है। याद करिए जब आप पोल निकाला करते हैं ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो उसमें पोल का ऑर्डर निकालते हैं, उसी सेंस में 0 का ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपका 0 ऑर्डर 1 का है, अगर 0 जो है वो ऑर्डर 1 का है आपका, तो उस 0 को कहते हैं सिंपल, जैसे सिंपल पोल होता था ना, ऐसे इसको कहते हैं सिंपल रूट। अदरवाइज अगर रूट विद मल्टीप्लिसिटी m, ठीक है, तो उसको चेक करने का एक मेथड है, अ रूट विल बी ऑफ मल्टीप्लिसिटी m if fm at x is नॉन जीरो, यानी कि जिस डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो होगी उस x पे, यानी कि उस अल्फा पे। ठीक है, सो रूट x इक्वल टू अल्फा विल बी ऑफ मल्टीप्लिसिटी m अगर mth डेरिवेटिव आपका क्या हो? नॉन जीरो, यानी कि रूट के कौन सा डेरिवेटिव नॉन जीरो है उस हिसाब से पता चलता है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो देखो न्यूटन रैप्सन मेथड दो तरह से डिफाइन होता है। एक पहली ब्रांच जो है वो है सिंपल रूट के लिए और दूसरी है मल्टीपल रूट के लिए, यानी कि मल्टीपल रूट नहीं कहूंगा इसको, इसको मैं बोलूंगा रूट विद मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलूंगा? रूट विद मल्टीप्लिसिटी। ये बड़े इंपॉर्टेंट 5-7 मिनट है, इनको 10 मिनट है, इनको देख लीजिए। रूट विद मल्टीप्लिसिटी m, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो। तो पहला हमने क्या, इसके लिए स्कीम यही रहेगी, एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ प्राइम एट एक्स। ये अलग है भाई, ये अलग है, ठीक है, ये है ऐसे ऐसे समझ लीजिए। तो ये स्कीम तो हमने पहले भी देख रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसमें क्या फर्क है? मतलब अगर रूट की मल्टीप्लिसिटी भी आ जाए तो क्या मेथड अलग हो जाता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। और यही भैया स्टार बना लो, यही लेस नोन फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी को पता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं,
सारे लोग जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होगा, बट ये लेस नोन फैक्ट है, और हर उस फैक्ट को याद रखो जो लेस नोन है, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्ट्स आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो ये है एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के। अगर आपको किसी ऐसे रूट के लिए न्यूटन रैप्सन लगाना है जिसकी मल्टीप्लिसिटी आपको दी हुई है, वो मल्टीप्लिसिटी क्या है, m है, तो उस स्कीम में, जो ये स्कीम है, इसमें आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू क्या बन जाएगा, f एट एक्स के अपॉन f प्राइम एट एक्स के। बताओ भाई, क्लियर है? यानी कि सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको m यानी कि जो मल्टीप्लिसिटी है ये आपको दिख रही होगी, ये बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगी, स्कीम विद मल्टीप्लिसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं एक न्यूटन रैप्सन स्कीम दी हुई है x के अपॉन माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x के अपॉन f प्राइम एट x के, तो आप मुझे बताइए ये जो रूट निकल के आएगा इस स्कीम से, वो सिंपल रूट होगा या रिपीटेड रूट होगा, बताइए। repeated. इट हैज टू बी रिपीटेड, वेरी गुड, क्योंकि अगर ये हो गया आपका रिपीटेड रूट, क्योंकि अगर ये सिंपल होता तो यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो ये रिपीटेड रूट की बात हो रही है, ऐसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इसके बारे में। और देखो जो क्वेश्चन आते हैं अब यहीं से आते हैं। अब मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, अच्छा ROC बता देता हूँ, रेट ऑफ कन्वर्जेंस बता देता हूँ, वही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। अगर देखना, अगर देखो मोस्टली इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है, ठीक है। सो इफ रूट ऑफ, सॉरी याद रखना ये मतलब समझ लो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है पर ये आपको सब सिखा देगी। इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट इज मल्टीप्लाइड, ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड इन द स्कीम, इससे आसान मैं बता नहीं सकता कहीं भी, ये लैंग्वेज तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, देन रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज, जो यूजुअल है वही रहता है, यानी कि अगर रूट की मल्टीप्लिसिटी सपोज m है और आपकी स्कीम में भी m से मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये स्कीम में भी m से मल्टीप्लाई है, तो आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो यूजुअल होता है न्यूटन रैप्सन का वही होता है, क्या, सेकेंड ऑर्डर। लेकिन अब ये स्पेशल है भाई, स्पेशल केस 1 कब होता है, 1 तब होता है इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट is different from the factor multiplied in the scheme। तो बताओ बेटा, देन अब ये डिफरेंट केस हो गया ना, मतलब रूट की मल्टीप्लिसिटी सपोज m है और आपने स्कीम में किससे मल्टीप्लाई किया है, सपोज k से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। जैसे ये डिफरेंस पैदा होगा तो आपका रेट ऑफ कन्वर्जन घट जाएगा, ठीक है। देन रेट ऑफ कन्वर्जेंस, और कई बार वो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है बिकॉज दिस इज लेस नोन, रेट ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 1, ठीक है भाई। एग्जांपल पे अभी करके दिखा देता हूँ, तो ये याद रखना, ये स्पेशल केस है। जब सेम होगा, ऐसे समझो, सेम होगा तो 2 होगा, डिफरेंट होगा तो 1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझ लीजिए पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी देखो ये 2 क्वेश्चन ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है f हैज अ 0 विद मल्टीप्लिसिटी क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, रूट की मल्टीप्लिसिटी, और रूट जो है x इक्वल टू साई दिया हुआ है, ठीक है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। और आपको स्कीम दी हुई है, क्या दी हुई है, x के प्लस 1 इक्वल टू x के 3 टाइम्स f ऑफ x के अपॉन f प्राइम x के, यानी कि जो फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया है 3 और जो रूट की मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, सेम है। सेम है तो बड़ी सिंपल सी बात अभी समझाया था, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, 2, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ये भी देखो नेट गेट का क्वेश्चन है और ये भी आपका नेट गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन के लेवल से पता करना है। x इक्वल टू जाई रूट है, हमें कोई लेना देना नहीं है, मल्टीप्लिसिटी से लेना देना है m। ये रही स्कीम, क्या लिखा हुआ है 16, सॉरी थोड़ा गंदा ही हो गया यार, 16 अपॉन
ठीक है, 16/m। अब ये जो फैक्टर है 16/m, ये हमारा फैक्टर है जो मल्टीप्लाइड है स्कीम में, ठीक। और ये क्या है, m जो है ये मल्टीप्लिसिटी है। फिर कह रहा है, उसने दिया हुआ है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 2 है। बस हम समझ गए, रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 के लिए ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम होने चाहिए, यानी कि 16/m हैज टू बी इक्वल टू m। सॉल्व करोगे m स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इट इंप्लाइज m इक्वल्स टू +-4। ऑब्वियसली क्या -4 तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, +4। क्यों, रूट की मल्टीप्लिसिटी -4 थोड़ी हो सकती है, यहाँ तो -4 हो सकता है, इसमें तो कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन रूट की मल्टीप्लिसिटी कभी -4 नहीं हो सकती, रूट की मल्टीप्लिसिटी m दी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड मेथड और आगे के और मेथड देखेंगे। हालांकि सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अब पूछा नहीं जाता, न्यूटन रैप्सन और आपका इटरेटिव स्कीम, यही 2 इंपॉर्टेंट मेथड है गेट में और नेट में, पर फिर भी हम लोग सेकंड मेथड को भी देखेंगे, फिर आगे दूसरी ब्रांच पे चलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने वाली, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि कितने सारे मेथड है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने की। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।